स्वागत है आप सभी का ऐसी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस में। मैं संदीप गौर आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत करता हूं। और आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से जो आपको जबान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या आज का मोटिवेशनल कोट्स कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। जी हाँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, तो आपको भी हौसला बनाए रखिएगा, आप भी क्या है हौसला बनाए रखिएगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती, किंतु लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और सही लक्ष्य निर्धारित करके किया गया प्रयास हमेशा मेरे दोस्तों सफलता तक आपको जरूर पहुंचाएगा, सफलता तक जरूर पहुंचाएगा। तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का आज के हमारे सेशन में सह दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज कंप्यूटर का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपके वनडे एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, व्यापम हो, किस प्रकार से आपके प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे या प्रीवियस ईयर में अभी तक किन किन प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल अंत तक बहुत ही शानदार तरीके से आज हमारे इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए अब देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जनरेशन होती क्या है। जैसे यदि हम अभी कंप्यूटर पर बात ना करके यदि हम डेली लाइफ की बात करें, मतलब हमारे जनरेशन, मतलब यूथ की जो जनरेशन है, या फिर इससे पहले हमारे देखिए दादाजी आए थे, दादाजी के घर में हमारे पिताजी का जन्म हो गया, हमारे पिताजी के यहां पर हमारा जन्म हो गया, और आने वाले टाइम में हमारे घर में हमारे चुन्नू मुन्नू हो गए। इसका मतलब एक घर परिवार में जब एक नए सदस्य का आगमन होता है तो वहां से हम एक नई जनरेशन का आगाज मानते हैं। अब यह भी है, दादा दादी के समय में, माता पिता के समय में और हमारे समय में और हमारे आने वाले बच्चों के समय में, मतलब जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। दादा दादी के समय इतने सोशल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, उतने आपके साधन नहीं थे, चाहे गाड़ी की बात कर लें, 4 व्हीलर 2 व्हीलर या किसी प्रकार के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक यदि हम इक्विपमेंट की बात कर लें, तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे नई चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार अब देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लेकर कि कंप्यूटर में कुल कितनी जनरेशन होती हैं। रटने वाले रट लेते हैं कि कंप्यूटर में अभी तक कुल 5 जनरेशन हुई है। देखिए भैया, उंगलियां भी 5 है और इन्हीं 5 उंगलियों पर 5 जनरेशन को याद कराएंगे। तो शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको इन सभी 5 जनरेशन से जो एग्जाम में सीधा पेपर फंसने वाला है, बिल्कुल उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, अब 5 जनरेशन पढ़ाने वाले पढ़ा देंगे, बोले कंप्यूटर में 5 जनरेशन होती। पहले तो ये सोचिएगा कि चूंकि हमने कहा कि जब हमारे परिवार में, फैमिली में कोई एक नया मेंबर आता है तो एक नई जनरेशन मानी जाती है। तो सर कंप्यूटर में किस प्रकार से जनरेशन आगे बढ़ती है, किस बिहाफ पर आप कह रहे हैं कि पहली जनरेशन है, ये दूसरी जनरेशन है, ये तीसरी जनरेशन है, तो आपको बता दूं कंप्यूटर में लगने वाले या कंप्यूटर में जो हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रयोग करते हैं, जो हमारे सारा ही डेटा को प्रोसेस करता है, अर्थात मैं बात कर रहा हूं सीपीयू या प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, अर्थात किसी भी कंप्यूटर में जब लगने वाले सीपीयू या प्रोसेसर की बनाने की टेक्नोलॉजी को बदला जाता है तब ही एक नई जनरेशन का आगाज माना जाता है। तो आपको बता दें किन किन जनरेशन में यदि हम बात करें, अभी तक कुल कंप्यूटर में कितनी जनरेशन हुई है, 5 जनरेशन हुई है। अब देखिए यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सभी जनरेशन्स में यहां पर आप देख पा रहे हैं इनके अंदर जो हार्डवेयर है, इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी वो आपकी चेंज हो रही है। जैसे पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब है, सेकेंड में ट्रांजिस्टर है, तीसरे में आपकी आईसी है, चौथे में आपका एलएसआई और वीएलएसआई है, और 5वीं जनरेशन में आपका यूएलएसआई है। तो आप देख पा रहे ये बेसिकली है क्या, ये सीपीयू है, ये प्रोसेसर है आपका। तो जैसे जैसे इनको बनाने के मैकेनिज्म हमने चेंज किया है, जनरेशन आगे बढ़ती गई है, जनरेशन आपकी आगे बढ़ती गई है। आगे देखिएगा, अब यहां पर
देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन, इन सभी पांचों जनरेशन से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे नॉर्मल सा जो प्रश्न है आपका लप्पू सा, वह क्या है कि यहां पर यदि हम बात करें इन जनरेशन के टाइम पीरियड को लेकर, तो एक्चुअली होगा क्या कि अलग अलग यूट्यूब पर, अलग अलग किताबों में अलग अलग ऑथर इसके ईयर को थोड़ा डिफरेंट बताते हैं। मतलब अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग ईयर देखने को मिलेगा, किंतु यहां पर मैं आपको वह ईयर बता रहा हूं जो आपका जनरली जेन्युइन सोर्सेस से हमें मिलता है या जो वनडे एग्जाम में सही माना जाता है। जैसे पहली जनरेशन का यहां पर देखिए शुरुआत क्या दी गई है, तो शुरुआत आप देख पा रहे हैं यहां पर कितने से आपकी दी गई है, आपका 1946 से लेकर 1959। अब कई किताबों में से क्या बताया गया है, तो कई किताबों में से आपका 1958 बताया गया है। तो आप भी क्या है यही याद रख लीजिएगा, 1946 से 1958 तक हमारी पहली जनरेशन होगी। दूसरी जनरेशन कहां से स्टार्ट हो जाएगी, तो 1958 से लेकर 1965 दिया है, आप 64 याद रखेंगे। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर आपका 1971, ये आपका ठीक है। फिर 1971 से 1980 और 1980 से प्रेजेंट टिल नाउ, ये पूरी जनरेशन का टाइम ऑफ पीरियड क्या रहा है। कई किताबों में 1940 बताया गया है, जबकि आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई है वो 1946 में की गई थी आपका। इस कारण 1946 से पहली जनरेशन आप क्या है मानी जाती है। अब आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे जनरेशन आप कंप्यूटर आगे बढ़ती है, कंप्यूटर के साइज में भी बदलाव हुआ है। पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर है अब देखिए यहां पर फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन क्या लिखा है 1940 से 1956। और मैंने आपको बताया है आपको क्या याद रखना है, हमारी जो पहली जनरेशन है वो कहां से, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाएगा। फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ईयर आपको क्या याद रखना है, 1946 से लेकर 1958 तक, ये हमारी क्या रहेगी, आपकी पहली जनरेशन रहेगी आपका। ठीक है, आपका इसे हटा देते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये कलर आपका, क्या रहेगी आपकी 1946 से लेकर 1958, ये आपकी क्या है फर्स्ट जनरेशन रहेगी। सेकेंड जनरेशन आपका वही हो जाएगा 1958 से लेकर आपका 1964। थर्ड जनरेशन आपका बिल्कुल सही है 1964 से 1971। फिर 1971 से क्या कर लेंगे 1980 कर लेंगे, और 1980 अर्थात 1980 से आज तक ये आपकी फ्यूचर जनरेशन है, या फिर इसे फिफ्थ जनरेशन आपका कहा जाता है। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है आप देख पा रहे हैं, पहले के कंप्यूटर बड़े हुआ करते थे, फिर छोटे हुए, फिर थोड़े छोटे हुए, फिर धीरे धीरे आपके वर्तमान में हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं इतने आपके स्मॉलेस्ट हो चुके हैं, मतलब इतने छोटे हो चुके हैं कि आसानी से कैरी कर सकते हैं, मतलब ये पोर्टेबल है। पहले के कंप्यूटर क्या होते थे, स्टैटिक रखते थे, जैसे कोई मोटा इंसान जहां बैठ गया वो वहीं बैठा रहेगा ससुरा। ठीक इसी प्रकार पहले जनरेशन कंप्यूटर दीवार के बराबर बड़े आया करते थे, आपने आसानी से आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जा नहीं सकते थे। चलिए आगे, अब देखिए चैप्टर में पढ़ना क्या क्या पहले मैं आपको बता रहा हूं, बाकी हर एक पॉइंट को सिस्टमेटिक हम समझेंगे। अब आप देख पा रहे हैं वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार से दिखाई देती है, ट्रांजिस्टर ऐसे दिखाई देगा, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर, क्वांटम कंप्यूटर, पहली जनरेशन के कंप्यूटर, सेकेंड के, थर्ड के, फोर्थ के, और हमारे वर्तमान या फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। आगे चलेगा, अब यहां पर देखिए कंप्यूटर की जनरेशन से देखिए कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या पूछा जाएगा कि भाई सबसे पहले आपका टाइम पीरियड बताइएगा, टाइम पीरियड के बाद हार्डवेयर कौन सा इस्तेमाल किया गया, हार्डवेयर के बाद यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए हैं, अर्थात उस जनरेशन की क्या विशेषता रही होंगी और उस जनरेशन में कौन कौन से आपके कंप्यूटरों का प्रयोग किया गया होगा। तो ये कुछ बेसिक से प्रश्न है जो यहां पर आपको पूरे लिखे हुए आपका सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ सकते हैं। बट फिलहाल आगे यदि हम बढ़े, फाइनली हमारी मेन स्लाइड आ चुकी है। फर्स्ट जनरेशन की आप देख पा रहे हैं यहां पर फिर से आपका 1958 कर लीजिएगा, इसे 1958 होगा, ये 1958, ये 64, ये भी आपका 64, और ये फिर आपका सही। चलिए तो फर्स्ट जनरेशन में यहां पर चीजें लिखी, यही आपका हिंदी में लिखा हुआ है, और यहां पर ये सारी चीजें। अब हमारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी। अभी तक तो हमने स्लाइड के माध्यम से आपको बता दिया, अब मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं बस वही आपको ध्यान में रखनी है, चीजें कैसी क्या दिखती है, हार्डवेयर वगैरह सब आपको बता दिया है। चलिए अब हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
तो पहले तो मैंने आपको यह बता दिया कि जब भी किसी कंप्यूटर में लगने वाले सीपीयू प्रोसेसर के बनाने में या उसके टेक्नोलॉजी में चेंज किया जाएगा, तभी जाके एक नई जनरेशन का क्या होगा, आगाज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर कहा है कि हमारी जो जनरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जनरेशन का नाम लिख दिया, क्या क्या देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ए जनरेशन मैंने यहां पर लिखा, इसके बाद यहां पर उसका ड्यूरेशन कह लीजिएगा, उसके बाद अगला जो है आपका हार्डवेयर, उस जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया था, उस जनरेशन में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, यह आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या पॉइंट पूछे जाएंगे वो मैं आपको पहले सब मेंशन करके बता रहा हूं। लैंग्वेज के बाद यदि हम बात कर लें उसमें उस जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लिया, स्पीड, उस जनरेशन के कंप्यूटर गति को किसमें मापा जाता था, स्पीड। उस जनरेशन के कंप्यूटर की यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कौन सा था, ठीक है, या फिर कुछ एग्जांपल की यदि बात कर लें, या उस जनरेशन के कंप्यूटर में किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। ये कुछ बेसिक से पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें वन बाय वन हम पढ़ने वाले। चले सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट जनरेशन की। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा, क्या याद रखना है, 1946 से लेकर 1958, 1946 से लेकर 1958 के बीच की जो समय अवधि है वो प्रथम जनरेशन की मानी जाती है। अब आपसे एग्जाम में क्या आएगा, पहली जनरेशन के कंप्यूटर में हार्डवेयर के तौर पर, जैसे वर्तमान में डेटा की उसमें हम जो भी कंप्यूटर को डेटा देते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग करने का काम किसका होता है, सीपीयू का होता है, जिसे हम प्रोसेसर कह लेते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कह लेते हैं। किंतु उस समय सीपीयू प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर नहीं हुआ करते थे। पहली जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने के लिए हार्डवेयर के तौर पर वहां पर किसका प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब कैसे दिखाई देती है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई थी उसकी तस्वीर। वैक्यूम ट्यूब के अन्य नाम है, इसे इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन बॉल्व भी कहा जाता है, ठीक है, ये कुछ नाम है वैक्यूम ट्यूब वगैरह। चले अब बात करें लैंग्वेज, पहली जनरेशन के कंप्यूटर किस भाषा में काम करते थे, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा पहली जनरेशन के कंप्यूटर में हार्डवेयर तो वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, और भाषा मतलब कंप्यूटर जिस भाषा में काम करता था वह थी आपकी बाइनरी भाषा, बाइनरी, या फिर इसे क्या है, इसे ही क्या बोला जाएगा, मशीनी भाषा या मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा कि मशीनी भाषा का, और मशीनी भाषा बाइनरी भाषा किसे कहा जाता है, 0 एंड 1, 0 और 1 में लिखी गई जो कोडिंग होती है वही बाइनरी भाषा कहलाती है। बाइनरी में आपके दो ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1, 0 को हम लोग ऑफ कह देते हैं, 1 को हम लोग ऑन कह देते हैं। अगला पूछेगा पहली जनरेशन के कंप्यूटर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, अर्थात उनकी गति को किसमें मापा जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता था, आपका माइक्रो सेकेंड में, किसमें आपका सॉरी आपका मिली सेकेंड में, किसमें आपका मिली सेकेंड में। लड़कियों का नाम भी रख दिया जाता है मिली, मिली पता नहीं कब से नहीं मिली भाई, है ना, तो मिली सेकेंड। अब मिली सेकेंड एक्चुअली कितना होता है, तो 10⁻³ अर्थात 1/1000, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका मिली सेकेंड। तो पहले जनरेशन की कंप्यूटर को मिली सेकेंड में मापा जाता था। दूसरा बात करें, अगला लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए पहली जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे वर्तमान में हम लोग आप देख पा रहे हैं किसी भी कंपनी का आप लैपटॉप खरीदो, कंप्यूटर खरीदो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने नाम सुना होगा, तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, तो उस समय तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो पहली जनरेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर किसका प्रयोग करते थे, तो उस समय होता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता था, बैच प्रोसेसिंग
अब देखिए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है। देखिए उस समय हुआ क्या करता था, पहले के कंप्यूटर मैंने कहा था कि दीवार के दीवार के बराबर बड़े हुआ करते थे। तो उस समय यदि कंप्यूटर से कोई काम कराना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम कागज से बने कार्ड, जिन्हें हम पंच कार्ड कहते हैं, आगे आपको बताएंगे, कागज से बने पंच कार्डों पर प्रोग्रामिंग कर दी जाती थी, डेटा की कोडिंग कर दी जाती थी, और सभी प्रोग्राम्स जो पंच कार्ड पर लिखे गए उन कागज से उन्हें पंच कार्ड पर प्रोग्रामिंग करके पूरे के पूरे उनका एक बंचेस बना लिया जाता था, बैच या बंडल बना लिया जाता था और कंप्यूटर में रख दिया जाता था। अब जैसे कंप्यूटर में रख दिया, कंप्यूटर का और यूजर का इंटरेक्शन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उन प्रोग्राम्स को प्रोसेस करने में उस समय 10-10, 15-15 दिन या पहले तो आपका एक महीने भी लगा जाया करता था। और जब हमें आउटपुट मिलता था तो उसी पंच कार्ड पर आपके प्रिंट आउट के तौर पर हमें आउटपुट इसका मिलता था। अर्थात यदि यहां पर एक पॉइंट यदि हम और लिखें, वह कौन सा, कि इनपुट आउटपुट डिवाइस पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान में तो कंप्यूटर में डेटा को देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माउस है, कीबोर्ड है। तो उस समय माउस कीबोर्ड ये नहीं आए थे, तो उस समय हम लोग किसका प्रयोग करते थे, आपका पंच कार्ड का, पंच कार्ड। तो टाटा की गाड़ी भी आती भैया, 4 व्हीलर पंच, आपने सुना होगा टाटा पंच, ठीक है। तो ये पंच कार्ड। अब देखिए पंच कार्ड आपके दिखाई कैसे देते थे, तो आपको यह भी बता दें, इस प्रकार से ये कागज के बने हुए कार्ड हुआ करते थे, और इन कागज से बने हुए कार्डों के ऊपर हम लोग क्या कर देते थे, पंचेस कर देते थे। इन पंचेस होल करते थे, इन होल में प्रोग्राम या डेटा को लिखा जाता था, और इससे कई सारे पंच कार्ड कंप्यूटर में डेटा, इन पर कंप्यूटर लिखकर डेटा कंप्यूटर को क्या है दे दिया जाता था। और इन पंच कार्ड को प्रोसेस करने में कितने, आपका 15 से 20 दिन या फिर कभी कभी आपका 1 मंथ का समय भी लग जाता था। अब ये तो आपने इनपुट दे दिया, जब आउटपुट की बारी आएगी तो आउटपुट डिवाइस के तौर पर उसमें प्रिंटर वगैरह मॉनिटर तो थे नहीं आपके, तो हम लोग क्या करते थे, तो इसी पंच कार्ड के ऊपर ऐसे प्रिंट आउट के तौर पर, प्रिंट आउट्स के रूप में हमें क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। जब एक कागज से बना पंच कार्ड जिसके ऊपर डेटा लिखा गया है ये प्रोसेस हो जाता था, तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अब देखिए उस समय के जो कंप्यूटर थे, जो टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है या इलेक्ट्रिक बिल होते हैं या टेलीफोन के बिल होते हैं, इनको प्रिंट करने के लिए पहली जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हुआ करता था। तो प्रिंट आउट के तौर पर उस समय क्या मिलता था, आउटपुट। तो मोटे तौर पर आप लोग कह दो, यदि आपसे पूछे पहली जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था, तो पहली जनरेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड इट इज नथिंग बट इट इज अ पेपर, एक विशेष प्रकार का पेपर या कार्ड हुआ करता था जिस पर ऊपर क्या की जाती थी, डेटा की कोडिंग की जाती थी, या डेटा की क्या की जाती थी, आपकी प्रोग्रामिंग की जाती थी, चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चले अब पंच कार्ड की बात करें, पूछ लिया था कि फादर ऑफ पंच कार्ड, किसे पंच कार्ड का जनक कहा जाता है, तो आपको बता दें फादर ऑफ पंच कार्ड किसे कहा जाता है, फादर ऑफ पंच कार्ड याद रखेंगे, हरमन होलरिथ, हरमन होलरिथ। तो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया है, वैसे तो देखिए पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले आपका जोसेफ मेरी चार्ल्स जैकार्ड ने किया, जोसेफ मेरी चार्ल्स जैकार्ड ने किया था, बट उन्होंने पंच कार्ड का प्रयोग अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए किया था। किंतु उसी पंच कार्ड का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को देने के लिए पहली बार आपके जो यूएसए के जर्मन यूएस स्टैटिस्टिशियन थे, आपके बिजनेसमैन हरमन होलरिथ ने कंप्यूटर में डेटा को देने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया था। इस कारण फादर ऑफ पंच कार्ड, फादर ऑफ पंच कार्ड इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ पंच कार्ड हरमन होलरिथ को कहा जाता है। कैसे याद रखें, बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। होममेड ट्रिक, 0% साइड इफेक्ट, टोटल आयुर्वेदिक। जैसे फरवरी में क्या आता है, वैलेंटाइन डे आता है, और वैलेंटाइन डे के अवसर पर क्या होगा, हर मन क्या करता है मेरे साथियों, कार्ड देने का। क्या हर मन क्या करेगा, कार्ड देने का। तो कार्ड का मतलब पंचकार्ड से है, और हरमन का मतलब क्या होगा, हरमन होलरिथ के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था डेटा को कंप्यूटर में देने के लिए। रिश्ता वही, सोच नहीं। अब वहीं पर बात कर लेंगे एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल अभी मैंने आपको इससे पहले
इससे पहले हमने जो डायग्राम देखा था वहां से आप ले सकते हैं कि पहली जनरेशन में देखिए एनियक है, यूनिवेक है, एडवेक है, एडसेक है, IBM 701 है। ये सारे क्या है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ये सारे क्या थे, आपके पहली जनरेशन के आपके कंप्यूटर थे, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी क्या क्या इसकी विशेषता हुआ करती थी यहां से पढ़ सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं वो चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी सारे पॉइंट्स आपकी सुविधा के लिए हमने यहां पर लिख के भी रखे हैं। चलिए आगे, तो ये आपकी फर्स्ट जनरेशन है, समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन से जनरेट क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। उसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, कौन से हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था, लैंग्वेज कौन सी चला करती थी, स्पीड क्या रहती थी उस जनरेशन कंप्यूटर की, ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था, उस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर थे। या फिर आपसे पूछ लीजिएगा पहली जनरेशन के कंप्यूटर में मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया गया। यदि आपसे क्या पूछ ले, मेमोरी, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर मेमोरी के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग आपकी पहले जनरेशन के कंप्यूटर में आपका किया जाता था, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। चलिए अगली जनरेशन की ओर चलते हैं। चलिए अब वही सेकेंड जनरेशन से भी क्या क्या प्रश्न पूछेगा वो भी याद रख लीजिएगा। तो सेकेंड जनरेशन में सबसे पहले यदि हम बात करें इसके ड्यूरेशन की, तो देखिए 1958 तक तो फर्स्ट जनरेशन थी, 1958 से लेकर 1964 तक दूसरी जनरेशन है। सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा जाएगा। अब देखिए पहली जनरेशन में होता क्या था, जो हम वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हार्डवेयर के तौर पर करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों आती थी कि वैक्यूम ट्यूब साइज में काफी बड़ी आती थी। इस कारण पहली जनरेशन के कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा हुआ करता। दूसरा, वो वैक्यूम ट्यूब ज्यादा पावर कंजम्पशन करती थी, मतलब उसको चलाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पावर की आवश्यकता पड़ती थी। किंतु जैसे अब हम क्या करेंगे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में लगने वाले किसको चेंज कर रहे हैं, हार्डवेयर को। अभी आपको बताया था जब भी कंप्यूटर में लगने वाले हार्डवेयर को चेंज किया जाएगा तब जाके एक नई जनरेशन आपकी मानी जाएगी। तो सेकंड जनरेशन में हमने क्या किया, इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब वी यूज, हमने किसका योग किया, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर तो आपने सबने देखिए साइंस में, फिजिक्स में पढ़ा है आपका, ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया है, ट्रांजिस्टर का। जैसे ही सेकेंड जनरेशन में हार्डवेयर के तौर पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर आकार में छोटे हुआ करते थे, कंप्यूटर का साइज भी कम हो गया, जो पावर का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था वो भी कम होने लगा, और कंप्यूटर की काम करने की जो एफिशिएंसी है वह भी पहले से कई गुना आपकी बढ़ गई। तो ये आपको याद रखना है। अगला आपसे पूछेगा भाई सेकेंड जनरेशन में किस मेमोरी का प्रयोग किया गया था, तो मेमोरी के तौर पर याद रखेंगे पहली जनरेशन में कौन सी मेमोरी थी, सॉरी पहली जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर में हमने किसका प्रयोग किया है, असेंबली लैंग्वेज का। यही आपसे पूछा जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए सर बाइनरी लैंग्वेज या फिर आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज तो 0-1 में होती है, असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, देखिए असेंबली लैंग्वेज में किसी भी काम को करने के लिए ये एक प्रकार की सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसमें कुछ शॉर्टकट कोड का प्रयोग होता है, और उन शॉर्टकट कोड को क्या कहा जाता है, नेमोनिक्स कहा जाता है। जैसे एडिशन के लिए किसका प्रयोग होगा, ADD का, सब्ट्रैक्शन के लिए SUV का, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL का, डिवीजन के लिए DIV का। तो इस प्रकार के शॉर्टकट कोड का प्रयोग किस लैंग्वेज में किया जाता है, असेंबली लैंग्वेज। और पूछा जाता है शॉर्टकट कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा में लिखे गए शॉर्टकट कोड्स को क्या कहा जाता है, तो इन कोड को नाम दिया जाता है निमोनिक्स, M साइलेंट होगा। क्या कहा जाता है, निमोनिक्स कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा गया है, इन सभी शॉर्टकट कोड को क्या नाम देते हैं, निमोनिक्स कहा जाता है। अर्थात एक प्रकार की सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसमें सिंबल या शॉर्टकट कोड का प्रयोग आपका किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन, सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन देख लिया, हार्डवेयर देख लिया, उसके बाद उसकी लैंग्वेज देख ली। अब आगे इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो यहां पर भी सेम याद रखेंगे, किसका प्रयोग किया जाता था, पंच कार्ड। फर्स्ट जनरेशन की तरह सेकंड जनरेशन में भी कंप्यूटर को डेटा देने के लिए और उससे प्रिंट आउट के रूप में डेटा लेने के लिए कागज से बने किसका प्रयोग किया जाता था, तो पंच कार्ड का प्रयोग यहां पर किया जाता था।
बात करें सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर गति को किसमें मापा जाता था, तो यहां पर देखिए पहली जनरेशन में मिली सेकेंड था, यहां पर क्या आएगा माइक्रो सेकेंड। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की गति को किसमें मापा गया जाता था, माइक्रो सेकेंड में। सर हमें नहीं पता माइक्रो सेकेंड कितना होता है, तो जानकारी के लिए बता दें इट इज द 10 रेज़ टू पावर माइनस का 6, तो 10 की घात जो माइनस का 6 होता है ये होता है आपका माइक्रो सेकेंड। अगला आपसे क्या पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर किसका प्रयोग किया गया है सेकेंड जनरेशन में, तो यहां पर भी क्या चलेगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया गया। जो चीजें सेम है वो आपको बता रहा हूं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग यहां पर भी सेम किया गया है। तो क्या क्या चीजें यहां पर सेम है, यहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइस आपका सेम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस सेम है आपका, स्पीड आपकी बदल गई है क्योंकि आपने हार्डवेयर ही तो बदला है भाई आपका, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वही है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स देखिए बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको लिखा, हार्डवेयर, लैंग्वेज, स्पीड, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर, आप वहां से आपको उधर से देख के लिख सकते हैं। तो ये थी आपकी सेकेंड जनरेशन। अब यहां पर हम आते हैं भाई आपकी थर्ड जनरेशन की ओर। तो थर्ड जनरेशन की ड्यूरेशन आपसे पूछेगा भाई, थर्ड जनरेशन की ड्यूरेशन क्या थी, तो तीसरी जनरेशन की ड्यूरेशन क्या रहेगी, 1964 से लेकर 1971 तक तीसरी जनरेशन। अब तीसरी जनरेशन में एक चमत्कारिक आविष्कार हुआ क्योंकि यहां से कंप्यूटर में एक नई क्रांति कब आई, जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हार्डवेयर के तौर पर हमने क्या कर लिया, हमने कई सारे ट्रांजिस्टर को मिला दिया, एक सिंपल सी सिलिकॉन की या जर्मेनियम की चिप पर कई सारे ट्रांजिस्टर को मिला दिया और इस प्रकार से जो सर्किट बना उसे क्या नाम दिया गया, आईसी। क्या भैया, आईसी। तो याद रखेंगे हार्डवेयर के तौर पर किसका प्रयोग किया गया था, आईसी का। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में क्या कह देते हैं, एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। और इंटीग्रेटेड सर्किट साइज में काफी कम थी, छोटी थी, इस कारण कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का साइज पहले से सेकेंड जनरेशन से भी कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कम होने लगा और कंप्यूटर के काम करने की जो गति है सेकेंड जनरेशन से भी आपकी ज्यादा हो गई। कब, आईसी। अब पूछा जाता है कई बार, महत्वपूर्ण है, आईसी का आविष्कार किसने किया गया या फादर ऑफ आईसी किसे कहा जाता है, तो ये आईसी का आविष्कारक होते हैं आपका जैक किल्वी। आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, जैक किल्वी। तो जैक किल्वी ने किसका आविष्कार किया है, आईसी का आविष्कार किया है और इसी के कारण इन्हें फिजिक्स का, उस समय फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, किसके कारण, आईसी का आविष्कार करने के कारण। अब पूछेगा तीसरी जनरेशन में हमने क्या किया है, तीसरी जनरेशन में हार्डवेयर क्या पूछेगा, कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो तीसरी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आपका आना प्रारंभ हो गई थी, तो तीसरी जनरेशन देखिए, तीसरी जनरेशन के पॉइंट, तीसरी जनरेशन में आपकी देखिए हमने ड्यूरेशन आपको बता दिया, हार्डवेयर आपको बता दिया, आपकी लैंग्वेज और बता देते हैं। लैंग्वेज यहां पर कौन सी आने लगी थी, हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज मशीनी थी और असेंबली भाषा, ऐसी भाषा जो इस कंप्यूटर को समझ में आती है, 0-1 वाली भाषा लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। और हाई लेवल का मतलब ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में आती है, मुझे समझ में आती है, बाबू सोना को समझ में आती है, मतलब बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब आपका हिंदी में, अंग्रेजी में ये हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। ऐसा नहीं है कि सर लो लेवल का मतलब जो लो कैटेगरी के लोगों को समझ में आती होगी, और हाई लेवल लैंग्वेज जो हाई क्वालिटी के लोगों को समझ में आती है, ऐसा नहीं है। 0-1 की भाषा जो कंप्यूटर को समझ में आती है वो निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है, और जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, वो उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। बात यहां तक सारी क्लियर होगी आपको। चले, तो हाई लेवल लैंग्वेज के तौर पर सारी आ गई थी, आपकी कोबोल लैंग्वेज थी, कोबोल के बाद आपका जो भी आपकी लैंग्वेज थी उस समय, पास्कल या फोर्ट्रॉन। देखिए अभी आपको जो चार्ट बनवाया तो उसमें सब लिखा हुआ आपका, ठीक है, फोर्ट्रेन है, बेसिक है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज आपकी तीसरी पीढ़ी से आपकी प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट आपसे क्या पूछेगा कि थर्ड जनरेशन में देखिए आपका हार्डवेयर बता दिया हमने, लैंग्वेज आपकी बता दी, अब की स्पीड बता दें। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता था, तो इनकी गति को मापा जाता था नैनो सेकेंड में।
तो जिसके नैनो में नैनो लगे, जिसमें नैनो लगे हो भैया, नैनो सेकेंड होगा क्या ना, नैनो सेकेंड कितना होता है 10⁻⁹ तो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर गति को नैनो सेकेंड में आपका मेजर किया जाता था, आपका मापा जाता था। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है, हाँ, इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो भैया आपको बता दें तीसरी जनरेशन से ही क्या आ गए थे, कीबोर्ड माउस वगैरह आ गए थे आपके, है ना, याद रखेंगे कीबोर्ड माउस स्कैनर प्रिंटर, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस कब से इंट्रोड्यूस, इनका प्रयोग देखिए आज भी हम करते हैं, वर्तमान में तो आज भी कर रहे हैं, बट तीसरी जनरेशन से सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस आपके प्रारंभ आपके हो चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में। चलिए हार्डवेयर होगा, लैंग्वेज होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो यहां से देखिए आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आना प्रारंभ हो गया था। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मल्टी प्रोग्रामिंग यहीं से प्रारंभ हुई थी। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स को आप चला सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया या मल्टी प्रोसेसिंग है या फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे कहां से आए थे, तीसरी जनरेशन से आपके आने प्रारंभ हो गए थे। अब तीसरी जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर का, कौन कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, वो बेसिकली आप वहां पर डायग्राम से देख सकते हैं। फिलहाल अगली हम यहां पर जनरेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट जनरेशन है हमारी कौन सी, फोर्थ जनरेशन। कौन सी आपकी, फोर्थ जनरेशन। अब देखिए यदि हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन का जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, 1971 से लेकर 1980, 1971 से लेकर क्या होगा 1980, ये फोर्थ जनरेशन है। और फोर्थ जनरेशन में हार्डवेयर के तौर पर किसका प्रयोग किया गया है, तो यहां पर याद रखेंगे भाई, यदि टेक्नोलॉजी पूछे तो टेक्नोलॉजी क्या है आपका, LSI एंड VLSI, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। LSI का मतलब क्या होगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का मतलब होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो LSI और VLSI ये कोई हार्डवेयर नहीं है, कई बार लोग इसे हार्डवेयर समझ लेते हैं, ये भैया एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। यह क्या है, तकनीक है। और इस तकनीक से, इस टेक्नोलॉजी से किस कौन से हार्डवेयर को विकसित किया गया था, तो वर्तमान में आप जिसे CPU कह देते हैं या प्रोसेसर कह देते हैं, या फिर चूंकि साइज में छोटी सी चिप होती है इसलिए माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू का प्रयोग कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन से ही प्रारंभ हुआ। अब ये सीपीयू प्रोसेसर है क्या, इट इज नथिंग बट, यह भी एक प्रकार की आईसी है, बट कैसी आईसी है, तो चूंकि नाम देखिए अभी तीसरी जनरेशन में हमने इसका क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जब किसी सर्किट पर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को एक साथ रखा जाता है, किस टेक्नोलॉजी से, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो एलएसआई वीएलएसआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक सिलिकॉन की चिप पर लाखों मिलियंस ट्रांजिस्टर रखे जाते हैं, उसको और भी इंटीग्रेट छोटा कर दिया जाता है, और इस प्रकार से हमारे पास कंप्यूटर में सीपीयू आया है, हमारे पास प्रोसेसर या फिर क्या आया है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसको बनाने वाले जो मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी है वह तो कौन सी है आपकी, एलएसआई वीएलएसआई। और यदि हार्डवेयर पूछेगा तो हार्डवेयर के तौर पर याद रखिएगा हमने प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू का प्रयोग किया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अब बात करेगा चौथी जनरेशन में आपकी बात करें, आपका अगला जो पॉइंट हमारा क्या रहेगा, लैंग्वेज का, कि कौन सी लैंग्वेज आपकी प्रयोग की गई थी। तो लैंग्वेज आपकी यहां पर आई थी एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होगा भैया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है आपकी। इसके अलावा थर्ड जनरेशन की हाई लेवल तो चल ही रही थी, एसक्यूएल लैंग्वेज आपकी फोर्थ जनरेशन में आ गई थी। इनपुट आउटपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो इनपुट आउटपुट के तौर पर सेम एज बिफोर जो हमने थर्ड जनरेशन में प्रयोग किए हैं वही यहां पर चल रहे थे, और मतलब अन्य सारे और आ गए थे आपके, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारे आपके आ चुके थे। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा लैंग्वेज होगी आपकी ऑपरेटिंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, हार्डवेयर हो गया, लैंग्वेज है, किस बाद आपका अगला यदि स्पीड पूछेगा
तो इनकी स्पीड मापी गई थी आपकी किसमें, आपका पिको सेकेंड में। 4 जनरेशन के कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता था, पिको सेकेंड। सर पिको सेकेंड जे का है, तो भैया पिको सेकेंड होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस का 12। क्या होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस का 12 होगा। वहीं पर बात करें आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बता दें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस हो, या फिर एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसी जनरेशन से प्रारंभ हुए थे। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और मैकिंटोश का फुल फॉर्म होता है मैक का फुल फॉर्म है मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, और डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके 4th जनरेशन से ही प्रारंभ हुए थे और आज भी चलते हैं। 4th जनरेशन से ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या हुए थे, आपके ये प्रारंभ हुए थे। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला और यदि पॉइंट यदि आपसे पूछे 4th जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, तो वो जो चार्ट वहां पर आपको बनाया गया है और वहां पे आप पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, अगला हमारी अंतिम जनरेशन है, इसी के साथ आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर समाप्त होगा। 5th जनरेशन, अब देखिए कई लोग बोलते हैं सर 6वीं जनरेशन आएगी क्या, नहीं भैया, ये जो 5th जनरेशन चल रही है इसे ही फ्यूचर जनरेशन भी कहा जाता है, इसे ही फ्यूचर जनरेशन भी कहा जाता है। ड्यूरेशन आपसे पूछेगा 1980 से लेकर टिल नाउ आज तक हम लोग किस जनरेशन में हैं, तो हम लोग भैया 5th जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन जिसे हम कह रहे हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसमें हार्डवेयर के तौर, ये तो टाइम ड्यूरेशन हो गया, आप पूछेगा हार्डवेयर के तौर पर किसका प्रयोग किया गया है, तो यहां पर भी बेसिकली हार्डवेयर तो वही है प्रोसेसर सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर, बस हमने क्या किया है उसको और छोटा कर लिया है ताकि कम समय में ज्यादा काम हो। उसमें कई सारे मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है। हमने क्या किया, किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म क्या होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड एआई पूछा जाएगा। एआई का मतलब भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब किसी भी लैंग्वेज को इतना डेवलप कर दो कि वो हमारी तरह सोचने लगे, काम करने लगे, वो एआई कहलाता है। ठीक है आपका, तो यूएलएसआई और एआई ये भी याद रखिएगा, ये दोनों की दोनों क्या हैं, ये दोनों की दोनों मेरे साथियों क्या हैं, तो ये आपकी टेक्नोलॉजी है, ये क्या है आपकी तकनीक है, और इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग 5th जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन में किया जा रहा है। और अल्ट्रा लार्ज स्केल में क्या किया, इसमें एक लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट, 1 करोड़ जो कंपोनेंट है किसके, आपके ट्रांजिस्टर, लगभग 1 करोड़ कंपोनेंट जो होते हैं ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर को क्या है एक सिंगल चिप पर इंटीग्रेट कर लिया जाता है। किस चिप, किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो यूएलएसआई या एआई के माध्यम से। तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी ही पूछेगा, क्योंकि हार्डवेयर तो वही आपका सीपीयू है और उसको बनाने की तकनीक में हमने चेंज कर लिया, जिससे आज के कंप्यूटर बहुत ही फास्ट गति से काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये चिप और भी छोटी हो गई है, तो सबसे जो छोटे छोटे कंप्यूटर हैं वो यहां पर आपके आते हैं। अगला आपसे क्या पूछेगा, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, मेमोरी के तौर पर हम लोग वर्तमान में बताइए किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो बताइए हार्ड डिस्क है आपकी। अब तो हार्ड डिस्क का भी बाप आ गया है, मतलब एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो भी आपकी ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क में आपका सीडी, डीवीडी, बीआरडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क और ब्लू रे डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग भी किया जा रहा है आपका कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। अगला आपसे पूछेगा मेमोरी के बाद स्पीड। 5th जनरेशन के कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता था, तो ये आंसर आएगा आपका फेमटो। किसमें, इसकी इकाई क्या थी आपकी, फेमटो। सर फेमटो कितना होता है, तो ये होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस का 15। यदि आपसे पूछे इनपुट आउटपुट डिवाइस के तौर पर किसका प्रयोग किया जाएगा, तो वही चल रहे हैं जो आपके 3rd जनरेशन में थे, 4th में थे। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक। बट हुआ क्या है, मैंने क्या किया, जब कोई जनरेशन नहीं आती ना तो कई बार चीजें वही होती, तरीके नहीं हुए थे। कोई गाड़ी आई, कुछ टाइम बाद फिर नई गाड़ी का वर्जन लॉन्च कर दिया तो उसमें कुछ चीजें जोड़ दी जाती है। तो अब क्या हुआ है, कीबोर्ड माउस उस समय वायर्ड हुआ करते थे और आजकल कैसे आने लगे हैं, वायरलेस आने लगे हैं। तो चीजें तो वही आपकी, याद रखिएगा। आपका आजकल देखा होगा
वायरलेस कीबोर्ड आ चुका है, वायरलेस आपका माउस आ चुका है आपका। तो चीजें वही है आपकी, बस बनाने की टेक्नोलॉजी में आपका चेंज हो गया। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपसे पूछे तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही आपका विंडोज कंपनी के और एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर में। एप्पल कंपनी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी का शेयर नहीं करती, इसलिए खुद का बनाती है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो विंडोज बनाया है वह कमर्शियल पर्पस से, बिजनेस पर्पस से बनाया है। दुनिया के अधिकांश कंप्यूटरों में किसी भी देश में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज का ही प्रयोग आपका किया जाता है। बट चेंज इसमें वर्जन होते हैं, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है आपका। चलिए, तो स्पीड हो गया, सब कुछ हमने चीजें यहां पर क्लियर कर दी है। अब इस 5th जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर आप उसे टेबल के माध्यम से आप उसे आप देख सकते हैं। अब बताइए कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ओवरऑल, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाएगी। इन पांचों ही जनरेशन से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाएगा वो यही है कि किस जनरेशन में किस हार्डवेयर का प्रयोग किया गया है या किस टेक्नोलॉजी या तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भैया, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जब हमेशा याद रखेंगे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एक लाइन बताइए, कोई भी जनरेशन में कब जब नया बच्चा आएगा हमारे परिवार में, जनरेशन आगे बढ़ जाएगा। अरे कितनी भी जनरेशन क्यों जाए, हर एक जनरेशन में माता पिता हमसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। हर एक जनरेशन में कोई भी पिता अपने बेटे से क्या बोलेगा, बोले बेटा आई लव यू, है ना बेटा। हालांकि फिर बाद में किसी और से बोलेगा आपका, पर फिलहाल हर एक जनरेशन में अपना बाप पिता माता, जो भी माता है हमारी, क्या कहेगी, बेटा आई लव यू। अब देखिए, लव की स्पेलिंग आप यही लिखिएगा, मैं लिख रहा हूं इस प्रकार से शॉर्ट में, बेटा आई लव यू। तो हर एक जनरेशन के हार्डवेयर आपको इससे याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे, ट्रिक देखिएगा। बताइए, बेटा में बे से क्या आएगा, मैं नहीं तो कॉन्वे, अर्थात वैक्यूम ट्यूब। क्या होगा यहां पर, वैक्यूम ट्यूब। अर्थात पहली जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था हार्डवेयर के तौर पर। दूसरे जनरेशन में समझ गए होंगे, टा से क्या आएगा, ट्रांजिस्टर। कौन सी सिस्टर भैया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो आप खुद ही समझ गए होंगे, आई से क्या याद रखेंगे, आईसी, अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट। आई से क्या याद रखेंगे आप, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में देखिए, लव से, एल से मैंने आपको बताया था, एल एस आई, अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वी से क्या था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हालांकि ये दोनों मैंने आपको बताया है, ये हार्डवेयर नहीं है, टेक्नोलॉजी है। और इसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फोर्थ जनरेशन में क्या बनाया गया है, CPU, या फिर जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ये आपका फोर्थ जनरेशन का हार्डवेयर है। और 5th जनरेशन की मैं बात कर लूं तो यू से क्या आएगा, ULSI, और क्या है आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लो भैया, एक लाइन लिख दी, बेटा आई लव यू से पांचों जनरेशन के हार्डवेयर आपके क्या हो गए, आपको याद हो गए। क्या हो गया, आपका याद हो गए। वहीं पर यदि हम बात करें पांचों ही जनरेशन की यदि आपको स्पीड ध्यान में रखना है तो वो भी अब इसकी भी ट्रिक बता देते हैं। आपका पहले डिटेल में बता दिया, अब याद करने का तरीका बता रहा है। तो किसी को भैया कार की पिक मिल गई है ना, किसी व्यक्ति को नैनो कार की पिक मिल गई, कहां से भैया, FM रेडियो से। तो क्या याद रखिए हमने, मिली कार नैनो पिक FM से। सभी जनरेशन के कंप्यूटर की गतियों को याद करने का ये हमने आपको तरीका बता रहे हैं। अब मिली कार नैनो पिक FM से, मतलब नैनो कार की जो पिक आपको FM से मिल गई है। अब मिली का क्या होगा, पहली जनरेशन के कंप्यूटर गति किस में मापी जाती थी, मिली का मतलब मिली सेकेंड। कार में क्या आएगा, माइक्रो, MICRO। इस प्रकार जो माइक्रो है आपका, तो इस प्रकार जो कार का इसमें साउंड आ रहा है वो हमने मान लिया सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर गति किस में हो जाएगी, नैनो सेकेंड में हो जाएगी। अब पिक का मतलब क्या हो जाएगा, पिको सेकेंड हो जाएगा। और FM का मतलब क्या हो जाएगा,
फेमटो होगा। क्या हो जाएगा? फेमटो होगा। तो ये पांचों जनरेशन के कंप्यूटर की आपकी क्या आ गई? गति आ गई। अब ये होता कितना है वो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरे नहीं, डर के आगे जीत है, जसप्रीत है, मंजीत है, फिर आप हैं, करना कुछ नहीं है। 10 की पावर कितना है? माइनस का 3 तीन तीन बढ़ाते जाएगा, यहां से 3 बढ़ाएंगे, 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा? -6, यहां पर 10 रेज़ टू पावर माइनस का 9, यहां पर 10 रेज़ टू पावर माइनस का 12, और यहां पर कितना होगा? 10 रेज़ टू पावर भैया माइनस का 15। तो बस 3 ऐड करते आना है, सारी स्पीड भी आपके सामने आ गई। क्या आ गया? सारी स्पीड भी आ गई है। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बता दूं, इसके अलावा एग्जाम में क्या पूछा गया? इन पांचों ही जनरेशन में किस भाषा का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर में डेटा देने के लिए? लैंग्वेज कौन सी चलती थी? तो पांचों जनरेशन की लैंग्वेज को भी याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो किसी व्यक्ति ने एमए किया है, एमए किया है, किसमें किया है? तो इन हाई लेवल साइंस एंड पॉलिटी। हाई लेवल के साइंस और पॉलिटी में किसने ने क्या कर लिया भैया? एमए कर लिया है। सर एमए का मतलब अब क्या होगा? तो पहली बार एम का मतलब क्या होगा हमारे लिए? मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी भाषा। पहली जनरेशन मशीन आई थी। ए फॉर आओ कभी हवेली पर, क्या बन जाएगा? असेंबली भाषा। देखिए भैया कितनी शानदार ट्रिक है आपकी, असेंबली भाषा। तीसरी जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया? तो इन यहां पर साइलेंट रहेगा। हाई का मतलब क्या हो जाएगा? हाई लेवल में, क्योंकि याद रखो मशीन और असेंबली भाषा ये दोनों कैसी हैं? आपका ट्रिपल एल। ट्रिपल एल का मतलब है लो लेवल लैंग्वेज थी आपकी, निम्न स्तरीय भाषा, सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता था, और हम जिस भाषा को समझते हैं वो क्या कहलाती है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेज आना प्रारंभ हुई। फोर्थ जनरेशन में कौन से आई? तो एस का मतलब साइंस में एस से क्या लेंगे? एसक्यूएल। क्या लेंगे? एसक्यूएल फोर्थ जनरेशन में आई थी। फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आई थी? तो फिफ्थ जनरेशन में याद रखिएगा पॉलिटी में पी और ओ से याद रखेंगे प्रोलॉग। क्या होगा? पी और ओ से प्रोलॉग। और एलआई से याद रखेंगे लिस्प, LISP, लिस्प और आपका प्रोलॉग। प्रोलॉग का पूरा नाम होगा प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, और लिस्प का होगा लिस्ट प्रोसेसिंग। और इन दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग किसको बनाने के लिए किया जाता है? एआई को बनाने के लिए। जी हाँ, पूछा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई इन टेक्नोलॉजी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रोलॉग और लिस्प आपकी लैंग्वेज एआई आधारित लैंग्वेज है, जो कि पांचवी जनरेशन की भाषा आपकी मानी जाती है। तो पांचों जनरेशन में किस किस भाषा का प्रयोग किया गया है वो भी आपको शानदार ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया है। चलिए, तो ओवरऑल हार्डवेयर याद रखो, स्पीड याद रखो, और आपका क्या याद रखो? किस लैंग्वेज में किस उसमें जनरेशन में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। तो ये हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। इसके अलावा भी कोई भी आपकी क्वेरी है, डाउट, तो नेक्स्ट वाले सेशन में हम लेंगे। और फिलहाल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको समाप्त कर दिया है। एक बार प्रीव्यू फटाफट बता देते हैं किस प्रकार से हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। तो देखो यहाँ पर पहली सेकंड जन वैक्यूम ट्यूब ऐसे दिखाई देती है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, ये देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट है आपका, वीएलएसआई है आपका, ये यूएलएसआई के माध्यम से हमने सीपीयू चिप बनाई है। अगली जनरेशन की बात करें तो ये हमने यहाँ पर इसका ड्यूरेशन आपको बताया है, आगे भी इसकी हमने चर्चा की है, क्योंकि अलग अलग किताबों अलग अलग अथवा मिलेंगे आपको। इसी प्रकार यहाँ से सारी चीजें हम हटा देते हैं, क्योंकि हमने आगे आपको सब लिखवा दिया है। आप क्योंकि इसकी पीडीएफ वगैरह लेंगे तो आपको सिस्टम समझ में आएगा। आगे देखिए अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया, क्यों? क्योंकि आप उसमें क्या कर रहे हैं? उसका हार्डवेयर चेंज कर रहे हैं। बाकी ये सारी चीजें विशेषताएं पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं आपके, ये सारी चीजें आपकी रही, ये हमने आपको बताया। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर हम समाप्त करेंगे। अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।